ए के बहुत ज़्यादा क्लोजर है, लगभग ए है, लेकिन एक्स फिक्स ए के बराबर नहीं है। जब एक्स फिक्स ए के बराबर नहीं होता है, एक्स ए के लगभग बराबर होता है, तो इस कंडीशन में आप फंक्शन की यदि वैल्यू निकालते हैं तो ये रिजल्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता है इस फलन की सीमा को, यानी कि लिमिट को। एक्स टेंस टू ए पर किसी फलन की सीमा जब x का मान लगभग a के बराबर है, यानी कि x से a का अंतर जो है इतना कम है कि इस अंतर को आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जीरो नहीं मान सकते हैं। यानी कि इस कंडीशन में x फिक्स a के बराबर नहीं होगा, a के लगभग बराबर होगा, यानी कि a से इसका अंतर जो होगा ये कुछ अधिक या कुछ कम, ये आपके ए से या तो कुछ अधिक होगा या कुछ कम होगा। ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, इसको लगभग जीरो मान सकते हैं, लेकिन फिक्स जीरो नहीं होगा। तो यहां ये लगभग बराबर होता है, ए के लगभग बराबर होता है, फिक्स बराबर नहीं होता है। फिर लिमिट्स निकालने के प्रोसेस हमने पढ़े कल। लिमिट्स में हमने बताया कि यदि आपके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है और उसमें लिमिट पुटअप करने पर कोई एक फाइनाइट डिफाइंड नंबर आता है, सुपरिभाषित नंबर यदि आपके पास आ रहा है, तो इस केस में तो आप लिमिट डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 दिया, 2x + 5 दिया, x की वैल्यू डायरेक्ट 3 रखने पर इसमें एक परिभाषित फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इस कंडीशन में तो आप लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि यहाँ x की जगह 3 डायरेक्ट लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए लिमिट आप रख रहे हैं और लिमिट रखने पर आपके पास ये 0/0 या ∞/∞ फॉर्म आ जाता है, तो इस केस में आप लिमिट डायरेक्ट रखने के बजाय इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके फिर आप लिमिट रिप्लेस करते हैं। इसके लिए आपके पास हमने डिफरेंट वे पढ़े थे। जैसे एक बताया था हमने गुणनखंड विधि, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि जो भी आपके पास पार्ट दिया हुआ है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के आप फैक्टर्स करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद में कॉमन गुणनखंड को आप काट देते हैं। कॉमन गुणनखंड काटने के पश्चात और बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें आप लिमिट रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ x = 1 डायरेक्ट रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस वक्त ये 0.0 फॉर्म है, 0.0 रूप में है। x यदि 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 -1 1 -1 0। यहाँ आप x की जगह 1 रख रहे हैं तो 1 और 2 3 -3 0, 0.0 रूप है। तो उस केस में आप सबसे पहले आप फैक्टराइज करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स करने के बाद में जो बैलेंस पार्ट बचता है कॉमन गुणनखंड को काटने के बाद में, इस बैलेंस पार्ट में आपके पास x की लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं, x की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और यही आपका आंसर है। तो सबसे पहला मेथड बताया था हमने गुणनखंड विधि। इसके बाद में पहला मेथड आपके गुणनखंड विधि बताया था। नेक्स्ट पार्ट आपने बताया था प्रतिस्थापन विधि। दूसरा तरीका प्रतिस्थापन विधि का बताया था। इसके अंतर्गत आपके पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यही क्वेश्चन दोबारा आप प्रतिस्थापन विधि से करें, तो प्रतिस्थापन विधि में हमने बताया था कि यदि आपके पास कहीं लिमिट x टेंड्स टू a है, तो इस केस में इस फंक्शन में जहां जहां भी x है, प्रत्येक x को a + h से रिप्लेस कर देते हैं और नई लिमिट हो जाती है लिमिट h टेंड्स टू 0। और फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉमन गुणनखंड को काट देते हैं और कॉमन गुणनखंड को काटने के पश्चात जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आप लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ आपकी लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है, तो इसमें x की प्लेस पे जहां जहां x है इसके प्लेस पे 1 + h रिप्लेस करेंगे, तो x स्क्वायर की जगह 1 + h का स्क्वायर -1 1 + h का स्क्वायर -3 × 1 + h एंड +2। और अब आप इसको सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करेंगे, जितना सरलतम हो सकता है सरलतम रूप में इसको लिखेंगे और सरलतम रूप में लिखने के पश्चात फाइनल जो आपके पास पार्ट आता है उसमें लिमिट रख देंगे और आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा।
तो दूसरा तरीका हमने प्रतिस्थापन विधि बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने बताया था प्रतिस्थापन के बाद में प्रसार विधि। प्रसार विधि के अंतर्गत आपके पास जो है कुछ पर्टिकुलर प्रसार आप काम करते हुए लेते हुए और इसको यूज लेते हैं। जनरली हमारे प्रसार जो काम में आता है, एक तो आपके बाइनोमियल थ्योरम 1 + x⁴n और 1 + x⁴n का प्रसार होता है 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² एंड अप टू सो ऑन। इसी प्रकार से एक प्रसार आपके जनरली यूज होता है e⁴x का, जो कि 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल +x³ 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। एक आपके प्रसार यूज होता है log 1 + x का, और log 1 + x का प्रसार होता है x - x² 2 + x³ 3 एंड अप टू सो ऑन। एक प्रसार यूज होता है साइन का, और sin x का प्रसार आपके पास x - x³ 3 फैक्टोरियल +x5 5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। और एक प्रसार यूज होता है cos का। जनरली ये ही आपके पास यूज होते हैं, तो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम ये प्रसार तो आपको याद रखनी है। बाइनोमियल थ्योरम 1 + x⁴n, e⁴x, log 1 + x, sin x और cos x, ये प्रसार जनरली आपके पास यूज आते हैं और इनको यूज लेते हुए और फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + 2x अपॉन x, इसकी लिमिट निकालनी है। यदि आप लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं, 0 रिप्लेस करें तो ये आएगा log 1। log 1 की वैल्यू आपके पास 0 होती है, बेस कोई भी हो log 1 हमेशा 0 होता है, तो ये आपके न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर 0। इस वक्त आपके पास ये 0/0 फॉर्म में है। लेकिन log 1 + x का प्रसार करें, जैसा हमने पढ़ा उसमें x के प्लेस पे 2x रखते हुए log 1 + x के प्रसार का फार्मूला अप्लाई करें तो x - x² 2 + x³ 3 एंड अप टू सो ऑन, सॉरी, एंड अपॉन x कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट में आप x टेंड्स टू 0 रिप्लेस कर देंगे, और x टेंड्स टू 0 रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रहिए, मैंने जो कल कराया है उसका हल्का सा रिवीजन हो रहा है। ये सारा हम विस्तार से कल कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। तो ये आपके पास इस प्रकार से प्रसार काम लेते हुए और सॉल्व आउट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। मेनली मैंने बताया प्रसार जो काम में आएंगे 1 + x का, e⁴x का, log 1 + x का, sin x का, cos x का। वैसे प्रसार और भी हैं, जैसे यहाँ आपको दिया है a + b⁴n का प्रसार दिया हुआ है, 1 + x⁴n का प्रसार दिया है, a⁴x का प्रसार है, e⁴x का प्रसार है, log x का है, sin x का है, cos x का है, tan x का है, sin 1x, tan 1x, sin हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक। तो ये आपके पास मेनली प्रसार जो काम आते हैं इनके बारे में बताया। वैसे मेनली आपके पास जो यूज होंगे वे 4 ही यूज होंगे। जैसे ये बाइनोमियल वाला यूज हो जाता है, e की पावर वाला यूज हो जाता है, log वाला हो जाता है, और sin x और cos x वाला हो जाता है। tan आ गया तो tan को sin अपॉन cos रख के sin और cos का यूज ले सकते हैं। tan का आपको प्रसार याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये आपके पास नेक्स्ट मेथड बताया था प्रसार विधि। प्रसार विधि के बाद में थर्ड पार्ट बताया था कि यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आपके पास फंक्शंस हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज काम लेते हुए और फिर सॉल्व करते हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे तो हम विस्तार से सारे फार्मूले ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल लिमिट में जो यूज आएंगे, तो लिमिट में मेनली आपके पास जो फार्मूला काम में आते हैं, एक काम में आता है sin a - sin b का, एक cos a - cos b का, एक sin² a - sin² b, cos² a - cos² b, cos² a sin² b, sin² a cos² b। इसके अलावा हाफ एंगल फार्मूला के फॉर्म में आपके पास है 1 + cos का और 1 - cos का और sin x का फार्मूला। वैसे मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनको मेरे ख्याल से 99% बच्चों को ये फार्मूला सारे वैसे ही ओरली याद होते हैं। हो सकता है सिंबल आपने कोई दूसरे काम लिए हों, कुछ बुक्स में ये ए और बी के स्थान पर सी और डी लिखे होते हैं, sin c + sin d और sin c - sin d का। कुछ बुक्स में ये ए बी के प्लेस पर आपके एक्स और वाई लिखे होते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स में शायद ये एक्स और वाई के फॉर्म में यूज लिया हुआ है। बाकी फार्मूला आपके पास कुल मिला के जो है कब माइनस के लिए जब काम ले रहे हैं
तो यहाँ कॉस में तो इन दोनों के सम का हाफ और साइन में इन दोनों के, ये आपके मिसप्रिंट है, साइन में इन दोनों के डिफरेंस का हाफ। जब कॉस की बात करते हैं तो साइन और कोस के फॉर्मूला में डिफरेंस ये है कि इसमें आपके साइन में पहला पद कोस का और दूसरा साइन का, जबकि कॉस की बात करते हैं तो दोनों के दोनों टर्म साइन के होते हैं। नंबर सेकंड, कॉस में आपके पास बाहर नेगेटिव साइन आता है, कई बुक्स में यहां माइनस साइन नहीं लगाता, तो फिर ये a माइनस बी की बजाय b माइनस ए लिखता है, यानी कि ये आपके पास ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको बुक्स में का 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन b माइनस ए अपॉन 2। तो यदि बाहर नेगेटिव साइन यूज नहीं ले रहा है तो फिर यहां पर इस केस में b माइनस ए लिखा होगा। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल 100% सेम है, केवल नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, दोनों में केवल नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। और इसका कारण केवल और केवल ये है कि यदि आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी है, अब इसको यदि साइन की टर्म में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और सिमिलर इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। और इससे यदि नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका मतलब हुआ कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी जो है ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है, इसलिए यहां साइन नेगेटिव आ रहा है। बाकी फार्मूला 100% सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। सिमिलर आपके कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, इन दोनों का फार्मूला भी बिल्कुल सिमिलर है, केवल नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। और नेगेटिव साइन का डिफरेंस वापस अगेन जैसे ये प्रोसेस में चेंज हुआ है, बिल्कुल उसी कारण से आपके यहां चेंज होता है नेगेटिव साइन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज हैं जिनको काम लेते हुए, और आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके पास है का cos 3x माइनस cos 5x प्लस ऑफ जैसे ये है, अब लिमिट यदि आपके x टेंड्स टू 0, तो इस वक्त आप यदि देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास 0.0 फॉर्म है, इस वक्त ये 0.0 फॉर्म है। लेकिन यदि आप इन दोनों में फार्मूला अप्लाई कर दें और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला अप्लाई करके फिर आप यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा जो रिक्वायर्ड है उस फॉर्म में। तो कुल मिला के आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला काम लेते हुए इस टाइप से कर लेंगे। मैं केवल रफली बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हम कल करा चुके हैं विस्तार से, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं, जैसे कल हमने ये एग्जाम्पल किया था। नेक्स्ट आपके पास है कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं ये। अब इन स्टैंडर्ड लिमिट्स को आपके पास एज ए फार्मूला यूज ले सकते हैं और इनको आपको परमानेंटली याद रखकर इसको फार्मूला फॉर्म में काम ले सकते हैं, जिनमें आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होता है। ध्यान रहे यहां आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होगा, उस केस में ही आपके इसकी वैल्यू 1 होगी। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन ये आ गया तो इसका आंसर 5 लिखे आते हैं, 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फार्मूला बताया उसमें मैंने लिमिट 0 बताई है, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होता है तो ही होता है ये 1। यहां आप ध्यान से देखिए, यहां आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, यहां पर इन्फिनिटी लिखा है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। तो जल्दी जल्दी में ये ध्यान भी रखना है, ये गलती नहीं करनी है। हाँ, यदि ये एक्स टेंड्स टू 0 होता तब 5 आंसर सही है आपका। यदि आपके पास एक क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
एंड साइन 5x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू 5 सही है। लेकिन यहां आपके लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, और इंफिनिटी के लिए फार्मूला नहीं है ये आपके 0 के लिए है फार्मूला। इस केस में आपके पास इसका रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि 0 अपॉन इंफिनिटी, और 0 अपॉन इंफिनिटी आपके पास जो होगा, सॉरी, साइन इंफिनिटी की वैल्यू जो है ये आपके पास बिटवीन -1 टू +1, -1 से +1 के मध्य कोई भी परिमित राशि, और बटे में आपके पास ये x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी, और समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी हमेशा 0 होता है, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो इसका रिजल्ट 0 होगा। तो जल्दी जल्दी में 5 नहीं करना है, इस लिमिट पे भी ध्यान देना है। ये लिमिट आपके पास जब 0 होगी तो ही इसकी वैल्यू 1 होगी, वरना नहीं होगी। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट्स में आपके पास ये चीज ध्यान रखनी है कि किस लिमिट पे क्या कंडीशन दी है। साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, लेकिन उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 होना जरूरी है। सिमिलर साइन इनवर्स x अपॉन x, इसकी लिमिट भी आपके पास 1 होती है। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये रिजल्ट होता है a n a की पावर n माइनस 1। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 5 माइनस 32 बटा x माइनस 2। लिमिट यदि आप 2 डायरेक्ट लगते हैं तो 2 की घात 5 32, और 32 माइनस 32 0, तो इस वक्त आपके पास ये 0/0 फॉर्म है। लेकिन आपके पास इसको देखें तो x की घात 5 और 32 का मतलब 2 की घात 5 अपॉन x माइनस 2, और इस केस में हमने फार्मूला बताया है कि जब लिमिट x टेंड्स टू a है तो x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो ये फार्मूला होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये फार्मूला रिजल्ट होता है n a की पावर n माइनस 1। और इस बिहाफ पर अब आपके पास ये जो रिजल्ट दिया है, इसमें n की वैल्यू है 5 और a की जगह है 2, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग n a की पावर n माइनस 1, यानी कि 5 गुणा 2 की पावर 4, रिजल्ट 80। या मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, x की घात 6 माइनस 729 बटावा x की घात 5 माइनस 243। लिमिट x टेंड्स टू 3 दी हुई है, x टेंड्स टू 3 रिप्लेस करें तो 3 की घात 6 729 होता है, और 729 माइनस 729 0, 3 की घात 5 243 होता है, 243 माइनस 243 0। इस वक्त ये 0/0 फॉर्म है। इस केस में फार्मूला फॉर्म लाने के लिए ये आपके पास ये हो गया, तो फार्मूला फॉर्म लाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस 3 से यदि डिवाइड कर दें, अंश और हर दोनों में यदि x माइनस 3 का भाग लगा दें, तो भाग लगाने के बाद अब ये जो पार्ट बच रहा है, अब आप इसको यदि कंपेयर करें, अभी अभी जो फार्मूला हमने पढ़ा कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो गया है तो अब इसका फार्मूला हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1, यानी कि यहां आप रिप्लेस कर सकते हैं, इस रिजल्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं 6 गुणा 3 की पावर 6 माइनस 1। और ठीक इस टाइप से यहां देखें
तो यहाँ भी आपके वही स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो यहाँ आपके पास 5 गुणा 3 की पावर 5 माइनस 1 मीन्स 6/5 और ये बचा 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 यानी कि 3, यानी कि 18/5 ये आपका आंसर। क्लियर है? इस बिहाफ पे आप एक नया फार्मूला बना सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यदि x की पावर m माइनस a की पावर m एंड डिवाइडेड बाय x की पावर n माइनस a की पावर n, और जब लिमिट x टेंड्स टू a है तो इस रिजल्ट को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं m अपॉन n a की पावर m माइनस n। x की पावर m माइनस a की पावर m और डिवाइड में x की पावर n माइनस a की पावर n, तो ये रिजल्ट बराबर हो जाएगा m अपॉन n a की पावर m माइनस n। अब इस फार्मूला को यदि आप यहाँ डायरेक्टली यूज लें तो अब डायरेक्टली यूज लें तो m अपॉन n यानी कि 6/5 और 3 की घात 6 माइनस 5। तो ये अब डायरेक्ट यूज हो सकता है कि एक x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n बराबर m अपॉन n a की पावर m माइनस n। सिमिलर नेक्स्ट आपके पास जो है, वैसे तो आपके पास इतनी सारी स्टैंडर्ड लिमिट लिखी हुई है, लेकिन जनरली जो काम आती है उनकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे ये बता दिया मैंने, ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट काम आ जाती है। इसके अलावा e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 और a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ a और log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस एक्स और होल पावर 1 अपॉन एक्स, ये रिजल्ट e के बराबर होता है। या 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो ये और ये ध्यान से देखिए, एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये 0 है, या इन्फिनिटी है, यानी कि x को यदि 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस करेंगे, इस फॉर्मूला में यदि x को आप रिप्लेस कर दें 1 अपॉन एक्स से, तो जाहिर सी बात है जब x 0 होगा तो 1 अपॉन एक्स आपके इन्फिनिटी हो जाएगा, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया। और यहाँ 1 अपॉन एक्स की जगह x हो गया और इस x की जगह 1 अपॉन एक्स हो गया। तो कुल मिला के यही फार्मूला बन गया। तो ये और ये दो अलग फार्मूला नहीं है, बल्कि एक ही फार्मूला के दो फॉर्म है। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो जितने भी x है उनको 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो यही चीज प्राप्त हो जाएगी। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी e होती है और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x भी e होती है, लेकिन इस केस में लिमिट 0 है, जबकि इस केस में लिमिट इन्फिनिटी है। तो ये आपके पास कहीं कोई क्वेश्चन दिया है जो इनमें से किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए और उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था प्रसार में, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस एक्स और बटा x। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा करें। यदि मान लीजिए मैं इस न्यूमरेटर में एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, अब अलग अलग करें, तो ये आ गया 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो 3 की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। और अब आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास रिजल्ट जो है ये इस फॉर्म में हो गया a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का फार्मूला रिजल्ट हमने बताया log ऑफ a। तो इस बिहाफ पर यहां यदि आप ध्यान से देखें तो ये हो गया a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स और a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये आपके पास हो गया log ऑफ 3। हमने बताया था कि जब आपके पास ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म वाला कोई सा फार्मूला काम में लेते हैं, तो उसके लिए x का कोएफिशिएंट दोनों जगह एक जैसा होना जरूरी है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यदि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना जरूरी है। तो इस टाइप से यहाँ यदि आपके पास x की जगह माइनस एक्स है, तो यहाँ x की जगह माइनस एक्स है, तो यहाँ भी माइनस एक्स होना जरूरी है फार्मूला फॉर्म के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए।
जो x का गुणांक किया है वही x का गुणांक यहां होना जरूरी है, तो इसको माइनस बनाने के लिए यहां माइनस ले लें तो प्लस हो जाएगा, और वापस इसकी वैल्यू अब आपके पास a पावर x माइनस 1/x, और इसका रिजल्ट अगेन log 3, और इस टाइप से फाइनल रिजल्ट आ गया 2 log 3। कल इसी क्वेश्चन को हमने प्रसार विधि से किया था, और प्रसार विधि से किया था तब आपके पास रिजल्ट यही आया था 2 log 3, तो इसका फाइनल रिजल्ट 2 log 3। तो स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कल ही एक और क्वेश्चन किया था, e की पावर x प्लस ऑफ e की पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही किया था शायद, किया था। या कुछ और था? यही था। इसको प्रसार विधि से किया था कल, और आज आप इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करते हुए उसकी भी आप पर कर सकते हैं। सॉरी, ये एक्स स्क्वायर नहीं था, शायद एक्स ही था, एक्स स्क्वायर था क्या? तो इसको लिख सकते हैं e के पावर x माइनस 2 को e की पावर x माइनस 1 प्लस ऑफ e की पावर माइनस एक्स माइनस 1। अब दोनों पार्ट को अलग अलग करते हुए, यार एक्स स्क्वायर नहीं होगा शायद, चलो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स और माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं e पावर x बाई 2 माइनस ऑफ e पावर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और अब आपके पास ये होल स्क्वायर एक साथ लगा दें तो आप कह सकते हैं कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू ई की पावर x बाई 2। और इस टाइप से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास ये रिजल्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, इसका रिजल्ट बताया हमने कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी लिमिट हो जाएगी 1, तो ये 1, और ये e की पावर 0, तो e की पावर 0 अगेन 1, तो फाइनली आपके आंसर आया 1 का स्क्वायर यानी कि 1। नहीं आया समझ में? कंफ्यूजन है? हाँ बिट्टू, नहीं आया? दोबारा समझो, देखो x प्लस, अरे यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 2, इसको x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? क्यों? यानी कि यदि आपके पास है एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर माइनस 2 और माइनस 2, तो इसको x और माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना? तो यहां आपके पास जो e पावर x है, e पावर x को लिख सकते हैं कि e की पावर x बाई 2 का स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स का मतलब e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर और माइनस 2, तो वही फॉर्म हो गया। तो ये फॉर्म हो गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा? इसका और इसका होल स्क्वायर, यानी कि e की पावर x बाई 2 माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। नहीं है समझ में? तो यहां आपके पास e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स और माइनस 2 तीनों मिलके हो गए e की पावर x बाई 2 माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर है? इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों के स्क्वायर कॉमन लिख दिया आपने एक साथ, और ये नेगेटिव पावर का मतलब 1 अपॉन हो गया, एलसीएम ले लिया। ये कि देखो ऊपर नीचे e की पावर x बाई 2 से गुणा कर दिया, कैसे भी मान लो आप, तो भाई e की पावर माइनस एक्स बाई 2 से ये प्लस एक्स बाई 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो e की पावर x बाई 2 से इसको गुणा करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और नीचे e की पावर x बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है? नाउ ये तो आपके स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो गई,
और इसमें e की पावर 0, तो समथिंग पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो ये 1 होगा। तो ओवरऑल आपके पास 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज लेते हुए और उसके बिहाफ पर सोल्व करने वाली बात थी। कुल मिला के मानक सीमाओं का उपयोग कैसे होता है वो आपके पास मेन था यहां पर। नेक्स्ट लोगरिथम। लोगरिथम का के जो है लॉग का यूज जो लिया जाता है वो जनरली तब यूज लेते हैं जबकि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये सॉरी आधार और घात दोनों वेरिएबल के रूप में हो, दोनों के दोनों चरराशि रूप में हो, ये भी x के पदों में है और घात भी x के पदों में है। तो इस घातांक रूप में यदि x है कांस्टेंट टर्म है तब तो आपके पास कंडीशंस अलग होगी, लेकिन यदि घातांक आपके पास चर राशि के रूप में है और आधार भी चर राशि के रूप में है, तो इस कंडीशन में क्वेश्चन जो है इनके लिए हमेशा लॉगरिथम मेथड काम में लेते हैं, लॉग के द्वारा सोल्व आउट करते हैं। ये लॉग के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे मैंने लॉग का टॉपिक कराया तो मैंने क्लास में बताया, लेकिन जो नए हैं वो लॉग की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज जानते होंगे। लॉग में एक तो आपके पास बेस डिफाइन होता है हमेशा, और बेस यदि नहीं लिखा हुआ है, केवल log x लिखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका बेस e है। जब लॉग के साथ कोई बेस नहीं लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड होता है कि आपके पास इसका बेस e है, यानी कि आपने क्यों log x लिखा है तो इसका मतलब है इस लॉग का बेस e है। बिना बेस के लॉग नहीं होता है, लॉग का कोई ना कोई आधार आवश्यक रूप से होता है। जब स्पेशली लॉग का बेस डिफाइन नहीं किया गया है तो ये अंडरस्टूड होता है कि भाई इसका बेस e है, यानी कि ई आपको लिखना जरूरी नहीं है। ई हम स्पेशली वैसे तो अलग से पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में पूरा। ये एक अपरिमेय संख्या है, ई एक अपरिमेय संख्या है जो विशेष रूप से परिभाषित की गई है। इसकी परिभाषा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और 1 + 1/n की पावर n, इस फॉर्म में आपके पास डिफाइन है। आपके पास ये लॉग परिभाषित इस रूप में, ये ई परिभाषित इस रूप में होता है। ये एक अपरिमेय संख्या होती है, इसकी वैल्यू आपके 2 से 3 के बीच में होती है और इसको पूर्ण रूप से अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। हम बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय का मतलब क्या हुआ, जिसको पूर्ण रूप से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसको पूर्ण रूप से अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। इसकी लगभग आपके पास हजारों या समथिंग आपकी स्थान तक तो इसकी वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन 100% वैल्यू ये इसकी प्राप्त नहीं हुई है। ये एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। जनरली हम अप्रोक्स इसकी वैल्यू जो है जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो उसमें 2.71 के अप्रोक्स लेते हैं। ये अप्रोक्स वैल्यू है, हल्का फुल्का कुछ चेंज हो सकता है, कंफर्म वेट का वो अगली स्टेप जो है, इससे आगे की स्टेप जो है वो मेरे को दिमाग में नहीं है, लेकिन लगभग ये होता है। और इसका यूज जो है जनरली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होती हैं, जब आप न्यूमेरिकल्स कहीं करते हैं, जैसे आपने शायद किया हो, जब फिजिक्स पढ़ी होगी आपने ग्रेजुएशन लेवल पर, फिजिक्स तो लगभग सबके पास रही होगी, मैथ के स्टूडेंट्स हो तो आप हैं, तो उसमें आपको ध्यान हो तो आपके पास फिजिक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की आपके अर्धायु वगैरह जब निकालते हैं, तो अर्धायु वगैरह जब निकालते हैं तो वहां आपके पास ये जो है लॉग का बेस यूज होता है, और उस अर्धायु के लॉग का आपके पास जो होता है लॉग e/2 होता है, फिर उसको आपके पास लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इससे मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व आउट करते हैं। खैर वो दूसरी बात है, ये चीज कुल मिला के आपके ऑप्शनल मैथ में कहीं यूज आएगी नहीं। रिजल्ट आपके पास वैसे चर घातांक की आपके पास जो टॉपिक है, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है ये हम स्पेशली अलग से ही पढ़ेंगे, तो तब हम क्या पूरा विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, इसकी खोज कैसे हुई, क्या हुई, कहाँ कहाँ यूज होता है। हाँ ठीक है, फिलहाल ये लॉग की बात आई है इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर। तो लॉग और ये आपके पास जो है ई, ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं, यानी कि यदि y बराबर log x है तो log की उल्टी प्रक्रिया आपके पास e होता है, यानी कि इसको लिखेंगे e की पावर y बराबर x। यदि y बराबर log x है तो log x इधर से इधर ट्रांसफर होता है, तो log कन्वर्ट होता है e में। वैसे जनरली आपके पास e जरूरी नहीं है, यदि आपके पास लॉग का आधार ई नहीं है, आधार कुछ और है, जैसे मान लीजिए ये है ए आधार,
लॉग का आधार ए है तो फिर आप लिखेंगे कि इसकी पावर ये बराबर ये, यानी कि ये इधर जाएगा तो ये आपके पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ए की पावर वाई बराबर एक्स। तो कुल मिला के यहाँ आधार आता है ये। अब मैंने कहा कि लॉग में स्पेशली जब बेस डिफाइन नहीं है तो बेस अंडरस्टूड है कि ई होगा, और यहां बेस ई है तो ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास ये ई आया है। क्लियर है कि जैसे आपके पास 2 की घात 3 बराबर 8 है, अब इसको लॉग फॉर्म में लिखना चाहें तो लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि लॉग 8 बराबर 3 और इस लॉग का आधार होगा 2। ये लॉग ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया इसके ठीक पहले मैंने लॉग कराया है, जस्ट इसके पहले वाला टॉपिक यही था। तो जो प्रेजेंट थे उन सबको तो पता है, ये सारे रूल्स लिखा है मैंने। तो कुल मिला के फिलहाल हम जब बात कर रहे हैं कि लॉग और एक ई दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। मैंने बार बार कह रहा हूं कि लॉग यदि स्पेशली डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब लॉग का आधार ई है, और लॉग जब इधर से इधर ट्रांसफर होगा तो ये ई में कन्वर्ट हो जाता है। और आधार ई नहीं है, यदि कुछ और है तो फिर ई की जगह वो आधार वो आएगा जो आपके यहाँ लॉग का आधार है, वही आधार आएगा। तो यदि आपके पास लॉग एक्स बराबर वाई है लेकिन इसका आधार ई नहीं है, ए है, तो फिर ए की पावर वाई बराबर एक्स होगा। तो लॉग और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं, ठीक उल्टी प्रक्रिया है। तो यानी कि हम ये कहते हैं कि यदि आपके पास कहीं पर लॉग और ई दोनों एक साथ आ गए, जैसे ये आ गया, तो हमने क्या कहा ये दोनों इनवर्स प्रक्रिया है। तो इनवर्स प्रक्रिया है तो इसी स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और रिजल्ट लिखेंगे आप ये, क्योंकि लॉग और ई दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं, एक दूसरे की प्रतिलोम प्रक्रिया है। इसलिए यदि आपके पास ये आ गया ई लॉग एक्स, तो ई और लॉग दोनों एक साथ आ गए तो ई और लॉग दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रिजल्ट एक्स होता है। तो भले ये पहले ये बाद में आवे, भले ये पहले ये बाद में आवे, यदि ये ऐसे लिखा है तो भी इसका मतलब एक्स होगा, ई और लॉग आपस में काट देंगे। तो लॉग और ई दोनों यदि प्रोसेस एक साथ यूज हो रहे हैं तो लॉग और ई दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होने के कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। भले इस फॉर्म में हो तो भी लॉग और ई कैंसिल कर देंगे, और इस फॉर्म में हो तो भी लॉग और ई कैंसिल कर देंगे। कंडीशन यह है कि लॉग का आधार भी ई होना चाहिए, और मैंने कहा कि लॉग का आधार यदि आपने नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड है उसका आधार ई है, और बिना आधार के कभी लॉग नहीं होता है, लॉग का आधार जरूर होगा। जैसे आजकल तो कैलकुलेशन करने के लिए खैर कैलकुलेटर हो गए, पहले आपके पास जो लंबी कैलकुलेशन करते थे प्रैक्टिकल वगैरह में तो वहां पर आपके टेबल, बाकायदा टेबल यूज ले जाती थी, लॉग टेबल। आज भी कई पुरानी किताबों में देखोगे तो पीछे की तरफ लॉग टेबल बनी हुई दिख जाएगी आपको। तो वो जो लॉग टेबल बनी हुई है 10 आधार पर बनी हुई है, उसका आधार 10 है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में जो कैलकुलेशन में आपके मैथ काम में लेते हैं वो 10 आधार वाली होती है, जिसको आप दशमलव पद्धति कहते हैं, इसलिए वो 10 आधार पर बनी हुई टेबल है। उसमें जितने भी वैल्यू है कि लॉग 2, जैसे आप यदि 10th लेवल तक आप कोई पढ़ाते हो तो वहां पढ़ाते होंगे कि लॉग 2 की वैल्यू 3010, या लॉग 3 की वैल्यू 0.4771, ये 10th लेवल की बुक्स में है लॉग की वैल्यू। तो ये वैल्यू तब होती है जब आधार 10 होता है, क्योंकि वहां आपके पास आधार 10 पर परिभाषित है ये। तो फिलहाल हमारे ई की बात कर रहे हैं, तो लॉग और ई दोनों एक इनवर्स प्रोसेस हैं। तो लॉग मेथड जो यूज लेते हैं वो उस केस में यूज लेते हैं जबकि आधार और घात दोनों वेरिएबल हों, यानी कि यदि मान लीजिए आपके पास ये दिया है और अब इसकी लिमिट निकालनी है, तो इसकी लिमिट यदि आपके पास निकालनी है, इसको कैलकुलेट करना है कि जैसे मान लीजिए 1 पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में है, या 0 पावर 0 की फॉर्म में है, या इन्फिनिटी फॉर्म में है, इस टाइप से यदि है, कोई 7 निर्धारित रूप बताए थे उसमें से किसी एक रूप में यदि आपके पास ये है, तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ये इसमें लॉग और ई दोनों एक साथ यूज ले लेते हैं, ई काम में लिया और साथ में लॉग काम में लिया। बात एक ही है, ई और लॉग दोनों एक साथ काम लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मीनिंग तो वही है, मीनिंग पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अब लॉग की प्रॉपर्टीज है कि लॉग का गुणधर्म होता है कि लॉग में
यदि यहाँ लिखी हुई संख्या में कोई घात आती है तो ये घात हमेशा आगे आके गुणा हो जाती है, तो यानी कि ये आगे आके गुणा हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास ये आएगा, सॉरी, gx और गुणा में log ऑफ fx। क्लियर है? अब आपके पास ये तो कांस्टेंट है, ये आपके पास वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको तो एज इट इज लिखते चलेंगे, लास्ट में लिख दीजिए। और हमें जो सॉल्व करना है मेनली इसको सॉल्व करना है लिमिट के लिए, और इसको सॉल्व करके फाइनली इसका रिजल्ट निकालना है और उसको ई की पावर में रख देना है। जैसे कि उदाहरण के लिए अब ये भी हमने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इज 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसका रिजल्ट निकालना है। वैसे तो स्टैंडर्ड लिमिट बताइए मैंने कि ई के बराबर होता है। अब आप इसको चेक करना चाहें या प्रूव करना चाहें या निकालना चाहें इस टाइप के क्वेश्चन में कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है, इसका रिजल्ट ई होता है, ये चेक कर रहे हैं या निकाल रहे हैं या लिमिट निकालते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ई की पावर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? ई और लॉग दोनों एक साथ लगा दिए। ई आधार है और ये कांस्टेंट है, इसलिए लिमिट भले आप यहां लिखें या यहां लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। वेरिएबल होता तो वेरिएबल को लॉग ये लिमिट के बाहर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट को तो वेरिएबल आपके पास लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए आप कहें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2x स्क्वायर, और इसको आप यदि ऐसे लिख दें कि 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर, तो बात तो एक ही है। कांस्टेंट का आपके पास लिमिट के आगे पीछे लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां आपके पास log 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। अब प्रॉपर्टी क्या बताइए कि पावर आगे और पावर आगे आएगी, तो ये आ गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स, और इसके गुणा में 1 अपॉन एक्स या बटे में x, बात एक ही है। गुणा में 1 अपॉन एक्स लिखो या बटे में x लिख दो। और इसको ध्यान से देखें तो ये स्टैंडर्ड लिमिट अभी भी बताई थी log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी स्टैंडर्ड लिमिट हम बता चुके हैं कि इस फॉर्म में यदि होता है log 1 प्लस एक्स की पावर ये आपके पास बताइए स्टैंडर्ड लिमिट हमने कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू 1 है, तो इस बिहाफ पर यहां यदि हम बात करते हैं तो यहां आपके पास इस पूरे की वैल्यू हो गई 1, तो e की पावर 1 रिजल्ट e। तो 1 प्लस एक्स की पावर आपके पास इसकी वैल्यू e के बराबर होगी। ठीक इस टाइप से आपके पास वो 1 अपॉन एक्स वाला फार्मूला था उसको प्रूव कर सकते हैं। जो लिमिट आपके पास ये दूसरे आपके जो फार्मूला बताया आपको कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, ये ई की बराबर लिमिट इन्फिनिटी है। तो कल बताया था हमने कि जब लिमिट इन्फिनिटी होती है तो क्या करते हैं हम कि एक्स को नया वेरिएबल 1 अपॉन वाई लिख देते हैं। तो यहाँ एक्स को नया वेरिएबल 1 अपॉन वाई रख देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू यदि 1 अपॉन वाई रख देंगे तो इसका मतलब है वाई बराबर 1 अपॉन एक्स। और जाहिर सी बात है जब x इन्फिनिटी होगा तो y टेंड्स टू 0, तो नया रिजल्ट क्या बना आपके पास, x की जगह रखना है 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स की जगह y, तो इस 1 अपॉन एक्स की जगह y और इसकी जगह 1 अपॉन वाई, तो रिजल्ट बचा लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस और ये 1 अपॉन एक्स की जगह y और फिर x की जगह 1 अपॉन वाई। और अब ध्यान से देखें तो यही क्वेश्चन आ गया, यही फॉर्मूला हो गया। वेरिएबल नेमिंग ही तो चेंज है भाई, वेरिएबल नेम यहाँ x है, यहाँ वेरिएबल नंबर नेम y है तो वो का वो एज इट इज, तो इसका रिजल्ट e है, तो ये रिजल्ट भी क्या हो गया, e हो गया। तो कुल मिला के जब आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से हो जिसमें पावर जो है वो भी वेरिएबल है और आधार भी वेरिएबल है, दोनों के दोनों चर राशि के रूप में है, तो चर राशि के रूप में होने पर हमेशा आप लॉग लेकर और फिर लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज लेके
और उसको तब तक सरल करते हैं जब तक कि आपके पास बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिमिट पुटअप करते हैं और फिर आपके पास उसको ई की पावर के रूप में लिख देते हैं रिजल्ट को, फाइनल को। यही आपका आंसर होता है। नेक्स्ट तरीका आपके पास है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। परिमेयकरण से आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। परिमेयकरण का मतलब होता है कि परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना, परिमेय में बदलना। तो परिमेय किसको बदलेंगे? जो अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जो अंडर रूट में संख्या है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता, उसको आप अपरिमेय कहते हैं। यानी कि यदि आपके पास अंडर रूट सिंबल के रूप में कोई संख्या है, जैसे अंडर रूट है ये 1 + x है, तो इस वक्त आपके पास ये जो फंक्शन है इसको आप कहेंगे अपरिमेय फलन। ये अपरिमेय है क्योंकि अंडर रूट सिंबल में है, और ये अंडर रूट सिंबल में है तो इसको अंडर रूट सिंबल को कैंसिल करने का जो प्रोसेस है इसको आप कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण के लिए अंडर रूट तब बढ़ सकता है जबकि स्क्वायर हो, और स्क्वायर का प्रोसेस हम जानते हैं कि a² - b², ये फॉर्म जो होता है ये a + b × a - b के बराबर होता है। इसका मतलब यदि आपके पास एक फैक्टर ऑलरेडी है प्लस वाला है तो माइनस से गुणा कर दें, और यदि माइनस वाला है तो प्लस वाले से कर दें, ताकि आपके ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो आपके रेशनलाइजेशन द्वारा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो सके। और इस प्रकार से ये अंडर रूट रिमूव करने के जो प्रोसेस है इसको आप कहते हैं परिमेयकरण। तो यहां आपके पास अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x/2x, यदि इसमें x की लिमिट 0 डायरेक्टली रखते हैं तो ये 1 + 0 1 हो जाएगा, ये 1 - 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, और इस वक्त ये आपके 0.0 फॉर्म में है। और अब इसमें अंडर रूट रिमूव करने के लिए, क्योंकि परिमेयकरण का मतलब ही हमने बताया है कि परिमेयकरण का मतलब रहेगा कि अंडर रूट को रिमूव करना है, अंडर रूट सिंबल को रिमूव करना है। तो इस बिहार पर ये जो आपके पास है 1 + x माइनस 1 - x/2x, इसको विपरीत चिन्ह से हमने कहा है कि यदि ऑलरेडी प्लस है तो माइनस से करेंगे गुणा, और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस से करेंगे। संख्याएं सिमिलर रखे हैं, ए बी है तो यहां भी ए और बी, यानी कि यहां आपके अंडर रूट 1 + x अंडर रूट 1 - x है, तो यहां भी संख्या यही रहेगी, अंडर रूट 1 + x और अंडर रूट 1 - x। संख्याओं में कोई चेंज नहीं, केवल इनके बीच का चिन्ह चेंज होगा। प्लस है, यदि माइनस है ऑलरेडी तो प्लस से उल्टा ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा। और इस प्रकार से गुणा करने का प्रोसेस, इसको आप नाम देते हैं परिमेयकरण। और परिमेयकरण जनरली तभी काम लेते हैं जबकि अंडर रूट सिंबल को आपको रिमूव करना हो, अनिर्धार्य रूप हो रहा हो और साथ में अंडर रूट हो रहा हो। तो अंडर रूट आपके पास अनिर्धार्य रूप समाप्त करने के लिए, अंडर रूट सिंबल में समाप्त करने के लिए हमेशा परिमेयकरण का सहारा लिया जाता है। नाउ a - b और a + b, तो a² - b², तो इस बात पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में बचा रिजल्ट 1 + x एंड -1 - x, जबकि डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं। और अब आप ध्यान से देखें, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का x और प्लस का x, प्लस का 2x, 2x से ये 2x कट जाएगा और रिजल्ट बचा क्यों लिए। और इस पार्ट में 0 पुटअप करेंगे तो 1 + 1 1/2, और ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई चीज नहीं आ रही हो समझ में? दिक्कत है? कीजिए ट्राई। -2, -2 कहाँ है? 2 आएगा,
दो आ गया, जरूरत है करने की? तो 1 + 2x² माइनस ऑफ 1 - 2x² अपॉन x² √(1 + 2x²) √(1 - 2x²) 1 और -1 कैंसिल, 4x² अपॉन x² इंटू में √(1 + 2x²) अंडर रूट में 1 - 2x², x² कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 1 + 1, 2 आंसर। तो ये प्रोसेस आपके पास परिमेयकरण का, परिमेयकरण हमने बताया तब यूज लेंगे जबकि पास अंडर रूट साइन हो, तो अंडर रूट साइन को रिमूव करने के लिए आपके पास परिमेयकरण काम में लेते हैं। तो लगभग आपके पास हर तरीका हम कर चुके हैं अभी तक, जो किए हैं हर तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके पास शॉर्टकट मेथड्स में आपके पास मेन है डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल जो है, इसके लिए एक तो डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन में मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूलाज तो आप सबको आते होंगे, हालांकि गहराई वाले जो हैं वो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन जनरली बेसिक जो डिफरेंशिएशन फार्मूलाज हैं कि जैसे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। एक्स की किसी पावर का आप यदि करते हैं डेरिवेटिव तो पावर आगे आके और एक पावर डिक्रीज हो जाती है। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। ज्यादा भी नहीं तो कम से कम ये फार्मूलाज तो आपको दिमाग में होने चाहिए। ये बेसिक डेरिवेटिव फार्मूलाज हैं और मेरा मानना ये है कि ये तो हर आदमी को लगभग जो मैथ पढ़ा हुआ है हर बच्चे के माइंड में होंगे कि ये आपके बेसिक फार्मूलाज हैं, ये तो हर बच्चे को आते होंगे। या भूल भी गए हो तो देखते ही तुरंत रिवाइंड हो गया होगा, कहाँ भाई ये फार्मूला ये होता है। मान लीजिए इनमें से कोई एक आध में कंफ्यूज भी हो तो ये रिवाइंड हो गया होगा। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि यदि आपके पास कोई दो फंक्शन है उनका रेशियो फॉर्म में आपके पास दिया हुआ है और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जब रिप्लेस करते हैं तो ए रिप्लेस करने पर ये पार्ट भी 0 आता है और ये पार्ट भी 0 आता है। x = 0 रिप्लेस करने पर यदि ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, दोनों अलग अलग 0 आ रहे हैं, तो ये 0.0 फॉर्म है। कुल मिला के कहने का मतलब 0.0 फॉर्म में यदि आपके पास क्वेश्चन है तो 0.0 फॉर्म में यदि आपके पास रिजल्ट है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एल हॉस्पिटल कहता है कि हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें हम रेशियो रूप फार्मूला यूज लेते हैं, डिवाइड फार्मूला यूज नहीं लेते हैं, बल्कि दोनों पार्ट को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं इंडिविजुअल मानते हुए। हम f1 को अलग आप डिफरेंशिएट करेंगे, जब f1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये मान के चलना है f2 नहीं है और केवल f1 का ही करना है, और f2 का फिर अलग इंडिविजुअल आप डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां ध्यान रहे क्विशेंट रूल यूज नहीं होगा, भागफल नियम लागू नहीं होगा। यहां दोनों पार्ट का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव अलग और नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव अलग। यहां भागफल विधि काम नहीं लेंगे। इस वाले पार्ट को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। दोनों का कहीं कोई लेना देना नहीं है। जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसके
वैल्यू से इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, और जब इसको कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव करके फिर आपके पास जो लिमिट दी है ये लिमिट रिप्लेस करेंगे। लिमिट रिप्लेस करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वही आपके पास, यदि एक फाइनेट वैल्यू आ रही है तब तो आपके पास यही आपका आंसर है। लेकिन यदि मान लीजिए अभी भी अनिर्धारित रूप आ रहा है तो अगेन आप एल हॉस्पिटल रूल यूज ले लेंगे, यानी कि अगेन दोनों पार्ट का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे और ये आपके अगेन 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 तब तक यूज लेंगे जब तक कि अनिर्धारित रूप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाए और एक फाइनेट फिगर नहीं आ जाए। तो जब तक फाइनेट फिगर नहीं आता तब तक आप इसको करते चलिए और फाइनल स्टेप पे जब फाइनेट फिगर आ जाएगा तो वही आपका आंसर होगा। जनरली आपके पास एल हॉस्पिटल रूल इंफिनिटी ये 0/0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म के लिए ही लागू होता है। इसके अलावा यदि कोई अन्य फॉर्म है जैसे 0 गुणा इंफिनिटी के रूप में है या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के रूप में है तो पहले एनी हाउ आप कोशिश करके और उसको 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के रूप में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद में आप एल हॉस्पिटल रूल यूज लेंगे, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल केवल और केवल इन दो फॉर्म के लिए ही लागू होता है, अन्य किसी रूप के लिए लागू नहीं होगा। तो अन्य किसी रूप में यदि है तो पहले आप इन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या तो इसमें या इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके फिर एल हॉस्पिटल रूल यूज लेंगे। जैसे इससे प्रीवियस में हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं उनमें से किसी एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये था अभी अभी किया था हमने, इसमें x टेंड्स टू 0 रिप्लेस करें तो e की पावर 0 1 हो गया और e की पावर -0 अगेन 1, 1 + 1 2 2 और -2 0 आ रहा है और यहां x 0 रखेंगे 0 आ रहा है, यानी कि इस वक्त ये आपके 0/0 फॉर्म में है, 0/0 रूप है ये। अब एल हॉस्पिटल रूल यूज लें तो एल हॉस्पिटल रूल कह रहा है कि इसको आप डेरिवेटिव निकालना है e पावर x, जब ऊपर वाले का कर रहे हैं तो नीचे वाले को भूल जाना है, केवल ऊपर वाले का करना है, इस वाले पार्ट करना है e पावर x e पावर -x -2, इसका डिफरेंशिएशन करना है e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का माइनस e की पावर -x और 2 का हो गया 0, 2 कांस्टेंट टर्म इसका 0, ये न्यूमरेटर का हो चुका है। अब डिनोमिनेटर का अलग से करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और अब आप लिमिट रख देंगे, लिमिट आपने रखी x का 0 रखा, e की पावर 0 1, e की पावर -0 अगेन 1, 1 - 1 अगेन 0 और नीचे भी 0, यानी कि वापस 0/0 रूप है। और हमने कहा जब तक 0/0 रूप समाप्त नहीं हो, ये अनिर्धारित रूप समाप्त नहीं हो, तब तक एल हॉस्पिटल रूल बार बार यूज लेंगे, यानी कि अगेन इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें और अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें तो e की पावर x का डेरिवेटिव, तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का माइनस e की पावर -x और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस e की पावर -x, ये न्यूमरेटर का हो गया। नाउ डिनोमिनेटर का करेंगे, डिनोमिनेटर में 2x तो 2x का डेरिवेटिव 2 एंड नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 रिप्लेस करें और अब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1, e की पावर -0 1 एंड 2/2, तो रिजल्ट आ गया आपके पास 1। पहले 1 ही आ रहा था, प्रसार करके किया था तो 1 आ रहा था, स्टैंडर्ड मानक लिमिट काम में ली थी तब भी आपके पास 1 आ रहा था, और इस टाइप से कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है। अरे ये क्या दब गया बटन, यही तो दब गया था। इससे आएगा क्या? Yeah?
हाँ जी, ये है आपके पास क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस एन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वन प्लस एक्स की पावर n माइनस एन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल यूज काम लेते हुए भी कर सकते हैं। वन प्लस एक्स की पावर n माइनस एन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, लिमिट एक्स टेंस टू 0। हाँ बेटा, n इंटू एन प्लस 1, n माइनस 1 अपॉन 2। n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। देखिए, यदि इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से करें तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन माइनस एन एक्स माइनस 1। ये एन एक्स और ये एन एक्स कैंसिल हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया, और आगे के जितने भी पार्ट है उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास आएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड अप टू इंटू एक्स एंड अप टू सो ऑन। यानी कि आगे के सारे पद में एक्स होगा, बिना एक्स वाला पद केवल ये एक। तो जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रिप्लेस करेंगे तो आगे के सारे पद 0, और सारे पद 0 हो गए, तो ये आपका आंसर n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख सकते हैं, तो n गुणा एन माइनस 1 बटा 2, ये आपका आंसर। और यदि मान लीजिए आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से नहीं करते और एल हॉस्पिटल यूज लेते, तो एल हॉस्पिटल रूल को काम में लेते हुए यदि करें तो यहां आपके 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस एन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो ये आएगा 1, एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो ये 0, और ये माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो इस वक्त ये 0.0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल काम में लेंगे तो हमने बताया पावर आगे और एक पावर कम हो जाती है। एन एक्स का डिफरेंशिएशन, एन तो कांस्टेंट है, एक्स का हो गया 1, और 1 का डेरिवेटिव 0, और इसका हो गया एक्स स्क्वायर का 2x। नाउ एक्स टेंस टू 0 रिप्लेस करें तो ये 1, तो 1 के कोई भी कहा तो 1 ही बचेगा, तो ये n, और n माइनस एन 0, और ये 0, यानी कि अगेन 0.0 फॉर्म है, और अगेन 0.0 फॉर्म है, तो अगेन आपके पास इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर पावर आगे, इसका डेरिवेटिव हो गया 0 और 2x का 2, और अब x टेंस टू 0 तो 0, तो केवल 1 बचा, तो n इंटू एन माइनस 1 और बटे में 2, तो फाइनल रिजल्ट n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। तो आप इसको बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से भी कर सकते हैं, और आप इसको एल हॉस्पिटल रूल काम में लेते हुए भी कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ बेटा, कंफ्यूजन है? नहीं आया? आ गया? हाँ बेटो, आ रहा है समझ में? हाँ बंधु, बड़े आगे। वन प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स,
ध्यान से देखे तो शायद हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। मुंह जवा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। एन आंसर आ रहा है, मुंह जवा नहीं हो रहा है। माइनस एन, हाँ माइनस एन, सॉरी माइनस एन। क्लियर, जरूरत थोड़ी करने की। यदि बाइनोमल थ्योरम से करते हैं तो 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, और माइनस वन अपॉन एक्स, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, और एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स एंड अप टू सो ऑन। तो आगे के सारे पदों में तो एक्स है, तो आगे के सारे पद तो जीरो हो जाएंगे और रिजल्ट केवल माइनस एन बच गया। और यदि एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं तो इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ एन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, और वन का जीरो और एक्स का वन, और अब इसमें एक्स टेंड्स टू जीरो रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट माइनस है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। एक्स को वन अपॉन एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि यदि मान लीजिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का भाग लगा दें तो ए बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये डी प्लस ई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाता है। तो ये आपके पास जीरो पार्ट, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, रिजल्ट बच गया केवल ए अपॉन डी। और यदि एल हॉस्पिटल से करें तो इस वक्त ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप है। अब डेरिवेटिव निकालें ऊपर वाले का तो 2ax प्लस बी, और ये 2dx प्लस ई, अगेन ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप है। तो अब डेरिवेटिव निकालना तो ये 2a और ये 2d, तो a अपॉन डी, ये एल हॉस्पिटल से आ गया। क्लियर है? तो लिमिट टॉपिक अपना अप्रोक्सली एंड अप है। कल हम पहले प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं, उस पर हमारा चर्चा रहेगा। बाद में यदि आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। तो आप भी एक कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करके लाइए, प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा लेके आइए, और कल कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे कल। हाँ बेटा।